अगर हम 1/4 जल स्रोत को ही प्रयोग कर सकते हैं तो नेपाल की गरीबी को खत्म कर सकते हैं। इतनी क्षमता 1/4 की है। अगर पूरी करें तो नेपाल दात्री देश, दूसरे को विकास में सहयोग करने वाला देश बन सकता। नेपाल में संसार के बहुत विशाल पर्यटन की संभावना का देश है, संभावना है। उस संभावनाओं को अगर हम सदुपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो नेपाल में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आवास की समस्या रहेगा ही नहीं। नेपाल में दुनिया का बेहतरीन फर्टाइल लैंड है, उर्वरा भूमि है। मधेश का भूमि, ये गंगा का इस साइड का भूभाग, जिसे गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं, दुनिया का ही सबसे उर्वरक जमीन है। खुला सीमा हमारे लिए। इन सारी चीजों को देखा जाए तो प्रकृति ने नेपाल को संसार का समृद्ध मुल्क बनने का स्रोत और साधन दिया है। जहां स्रोत साधन नहीं है, अभाव है, वो देश विकसित है। जहां हरी भरी जमीन नहीं है, वो भी विकसित है। लेकिन नेपाल फिर भी अल्प विकसित मुल्कों में आता है। दुनिया में अभी करीब करीब 45 अल्प विकसित लिस्ट डेवलपमेंट है, जिसमें नेपाल का नाम बहुत ऊंचा है। अल्प विकसित, कम विकसित देश में है। क्यों? इतना प्राकृतिक स्रोत और साधन, विकास के लिए आधार संसार के कई विकसित देश में नहीं है, नेपाल में है। लेकिन फिर भी नेपाल अविकसित या अल्प विकसित लिस्ट डेवलपमेंट, जहां गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा है, स्वास्थ्य की समस्या है, आवास की समस्या है, लोगों को रोजी रोटी की समस्या है, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, सारा समस्याओं से जकड़ा हुआ है और समाधान किसी का नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि नेपाल के विकास का और लोकतंत्र के अभ्यास का जो नीतियां अपनाई गई, वह नीति ही गलत था। गलत क्या नीति रहा कि सैकड़ों वर्ष से राज्य के द्वारा देश की आधी आबादी से ज्यादा मधेशियों को नेपाली तक नहीं माना जाता था। मादी से धोती भाई क्या क्या कहते, नागरिकता से नहीं, रोजगार से भी नहीं, उनकी भाषा संस्कृति की मान्यता नहीं थी। बहुत बड़ी जनसंख्या पहाड़ की जनजातियों को थोड़ी बहुत आर्मी में रखा गया, उन्हें उपेक्षा की। दलित और महिलाओं की उपेक्षा हुई, मुस्लिम, थारू, पिछड़ा वर्ग लगाए और संख्याओं की उपेक्षा हुई। केवल 12-14% लोग ही इस देश का शासक और शोषक बने रहे और 88% से ज्यादा लोग शोषित, उत्पीड़ित बना रहा। तो जिस देश में 2/3 से अधिक जनसंख्या को मूल धार से, मूल प्रवाह से अलग कर दिया जाए,
और मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में देश की अर्थव्यवस्था, शासन प्रशासन, राजनीतिक शक्तियां सीमित हो, वह देश जितना भी संपन्न प्राकृतिक संसाधन क्यों ना हो, दरिद्र ही रहता है। अगर विगत में मवेशियों को, जनजातियों को, पिछड़ा वर्गों को, दलितों को, शोषित पीड़ित सबों को समेट करके, समावेश करके और सम्मान के साथ समानता के आधार पर राज्य में भागीदारी करवाते हुए अगर आगे बढ़ाया हुआ होता तो आज नेपाल संसार का सबसे समृद्ध मुल्क बन गया। इतनी क्षमता यहाँ प्राकृतिक स्रोत ने दिया है, लेकिन विभेद और असमानता के कारण देश आज बर्बाद है। राजनीति को केवल सत्ता और लूट से जोड़ा गया है। राजनीति में मूल्य, मान्यता, आदर्श समाप्त हो रही है। सिद्धांत और विचार की सोच आज अत्यंत कमजोर होती जा रही है। केवल अवसरवाद का बोलबाला रहा है। ऐसी अवस्था में तरक्की संभव नहीं है। तरक्की के लिए लोकतंत्र चाहिए। तरक्की के लिए समावेशी लोकतंत्र चाहिए। सबों का भागीदारी और साझेदारी का लोकतंत्र चाहिए। तरक्की के लिए सुशासन चाहिए, सदाचार चाहिए, सुशासन चाहिए। भ्रष्टाचार और कमीशन तंत्र का खात्मा चाहिए। सुशासन के अभाव में विकास नहीं हो सकता, और जब तक विकास का गति आगे नहीं बढ़ेगा तो समृद्धि नहीं आएगी, और जब तक समृद्धि नहीं आएगी तब तक हम गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, रोग से जनता को मुक्ति नहीं दिला सकते। आज की आवश्यकता है उसूल लाने की, मुल्क को अब उसूल ले जाने की आवश्यकता है। मुल्क में अब संघीय गणतंत्र को, समावेशी लोकतंत्र को संस्थागत करते हुए, सुशासन और आर्थिक विकास करते हुए, समावेशी लोकतंत्र को आगे लगाने जाते हुए एक लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण, एक समतामूलक समाज के निर्माण की ओर ले जाने की आवश्यकता इधर है। लेकिन आज से राजनीति भी क्या है? गंदा खेल। किसी ने लिखा है कि पॉलिटिक्स इज डर्टी खेल, फोहरी खेल एंड प्लेड बाय डर्टी मैन। गंदे लोग इसे खेलते हैं। वो कहावत आज नेपाल के राजनीति में दिखाई देती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अस्थिरता। बहुदलीय व्यवस्था आने के बाद 46 से 56 तक 10 साल में 14 बार सरकार चेंज, 10 साल में 14 बार। फिर गणतंत्र आने के बाद 65 के बाद 75 तक 10 साल में देखिएगा तो उससे भी ज्यादा बार सरकार बदला है, आता रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि राजनीतिक स्थिरता, मूल्य, मान्यता और आदर्श की राजनीति खत्म हो, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ को ही आगे रख करके, अपने दल के स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ को आगे रख करके जब हम देखेंगे तो राजनीति का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल आर्थिक उपार्जन के लिए साधन के रूप में होता है। सबकी राजनीति सेवा करने का कार्य है।
निर्माण का कार्य, राष्ट्र निर्माण का कार्य, सेवा का कार्य, विकास का कार्य, समस्याओं का समाधान का कार्य। लेकिन जहां व्यक्तिवादी चिंतन बहुत चरम सीमा पर हो तो राजनीति का स्थिरता ही होगा। दूसरी तरफ जो संविधान बनी, बहुत लोगों ने शहादत दिया, लंबी लड़ाई लड़ी गई, संविधान सभा है, जो संविधान बनाया गया वह संविधान में शासकीय निर्वाचन प्रणाली, लगायत की जो व्यवस्थाएं अत्यंत त्रुटिपूर्ण, जिसके कारण आज देश के लोकतंत्र आज संकट में। तो हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि संविधान को बदलो, संविधान का पुनर्लेखन करो, संशोधन करो, शासकीय स्वरूप को बदलो, निर्वाचन प्रणाली को बदलो। आज जो संसदीय व्यवस्था है ये वेस्टमिंस्टर का नकल किया हुआ व्यवस्था है, नेपाल में असफल हो चुका है। संसदीय व्यवस्था नेपाल में पूर्ण रूप में असफल हो चुका है। इससे अब तरक्की राज नहीं कर सकते हो तो क्या चाहिए? जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति प्रणाली। आज का निर्वाचन प्रणाली जो है इतना विकृत मूलक है, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। नीचे से गांव से लेकर के ऊपर तक संसद तक के चुनाव में पैसा खर्च नहीं करता है, पैसा पानी के तहाव बहाता है। और इतनी खर्चीला चुनाव नेपाल जैसे गरीब मुल्क के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर यही चुनाव प्रणाली रही, इतनी खर्चीले चुनाव प्रणाली रहा तो देश भ्रष्टाचार और कुशासन के दलदल में फंस जाए। इसलिए इस चुनाव प्रणाली को बदलो और ऐसी चुनाव प्रणाली जहां न पार्टी का एक पैसे खर्च हो, न उम्मीदवार को एक पैसा खर्च करना पड़े, ऐसी चुनाव प्रणाली। ये कोई नई बात मैं नहीं कर रहा, करीब करीब दुनिया का 71 देशों में ऐसी निर्वाचन प्रणाली है, यानी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। और संसद जो हो वह समावेशी हो, पूर्ण समावेशी हो, और संसद लोग संसदीय कार्य करे, विधायक विधान बनावे, संविधान पालन करे, कानून बनावे और सरकार पर निगरानी करे। संसद खुद सरकार में लाने का जो रास्ता है यह विकृति और कुशासन में ले जाने की रास्ता है, इसे खत्म करें और राष्ट्रपति, कार्यकारिणी राष्ट्रपति जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित। इसके बाद जो पालिकाएं हैं, गांव हो या नगर पालिकाएं, ये पालिका को राजनीतिक पहलवानी और लूट का अखाड़ा न बनाए। इसे दल कहीं दुनिया में नहीं है, बहुत कम मुल्कों में, इसे दलीय राजनीति से दूर रखें ताकि कोई भी आदमी समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़े, योग्य और सक्षम आदमी आगे बढ़े। आज ऐसा हो रहा है कि अच्छे लोग, योग्य लोग, विद्वान लोग राजनीति में इससे दूर भाग रहा है। आज अच्छे युवा लोग दूर भाग रहा है क्योंकि राजनीति में विकृतियां हैं। आज मुल्क के लिए आवश्यकता है कि इसको करेक्शन करें, लेकिन इसको करेक्शन कौन करेगा? आपने सिंधुली में प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, जब सपा नेपाल की बात हुई। मैं पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं, कोई समस्या ही नहीं। अगर होती तो केंद्रीय समिति, कार्यकारिणी समिति, राजनीतिक समिति में बैठक में रख के छलफल करना चाहिए,
स्वास्थ्यकर्मी फोरम में समस्या आती है, कहाँ सफल करते हैं, संगठन कर लो, फिर उसको समाधान करते आगे बढ़ते हैं। सभी निर्णय सर्वसम्मति से होता है, कोई समस्या नहीं। मैं जब जिस दिन मैं बाहर गया उस दिन मैं मीटिंग हुई और कोई बात प्रॉब्लम समस्या नहीं थी। मैं बाहर क्यों गया कि अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए, जैसे किसी घर के लोग अगर बाहर चल जाए और चोर को मालूम हो कि आज इस घर में कोई नहीं है तो क्या करता है, वो ताला तोड़ करके उठा के ले जाता है। हमारे कुछ साथी लोगों के दिमाग में ये आया कि अब तो इस यहाँ नहीं है, चलो ताला तोड़ते हैं और कुछ सुखा के चले जाते हैं। फिर उसमें भी विवाद। सिंधुली में प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया कि मैं अपना सत्ता टिकाने के लिए जनता समाजवादी पार्टी को तोड़ दिया। यही बोला, आप लोगों ने भी सुना होगा, सारा वायरल हो रहा है वीडियो क्लिप सब, मैंने भी सुना। हम लोगों को जो तोड़ के गया है वो क्या करता है, अध्यक्ष तानाशाही हुआ इसलिए तोड़ दिया। वो कहता है हमने तोड़ा अपना सत्ता बचाने के लिए। फिर मैंने पूछा दूसरे से कैसे तोड़ दिया, तो कुछ को खरीदा और कुछ को कहा कि तुमको पद दे देंगे, मंत्री बना देंगे, सब कुछ तो बस काफी नहीं काफी हो गया। यानी व्यक्तिगत स्वार्थ के खातिर, फिर स्वार्थ भी तो दिया ही था ना, मंत्री तो बनाया ही था, तो मंत्री भी गया, क्या चाहिए। यहाँ मंत्री था, क्या क्या कारनामे किया आपको मालूम है, यहाँ तो स्वास्थ्य मंत्रालय था ना, क्या क्या कारनामे किया सब मालूम है, फिर भी उसको मंत्री दिया। वो क्यों भागा? दूसरा का भी मंत्री था, और इससे पहले कैबिनेट में मंत्री रहा है 1.5 साल से। फिर उनके पत्नियों को भी सांसद बनाया गया। हो सकता है भविष्य में बेटे बच्चे भी बन जाता, लेकिन वो क्यों भागा? ये ताजुब की बात है। फिर पूछते हैं पत्रकार लोग, भाई आप लोगों का नीति में क्या फर्क हुआ? सिद्धांतिक फर्क है कि नहीं? कहते नहीं, नीति सिद्धांत और कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं है, वही है। फिर फोड़ा क्यों? चुप, कोई जवाब नहीं। तो इससे साजिश क्या है कि जो इसे मैं साजिश के रूप में लिया हूं कि जो मधेश का मुद्दा आगे बढ़ रहा है, आज संघीयता की इसको संस्थागत करने की सवाल है। आज आदिवासी जनजातियों की पहचान की संघर्ष आगे बढ़ी, इसके विरुद्ध साजिश, इसके विरुद्ध साजिश है। और उस साजिश का शिकार व्यक्तिगत स्वार्थ और अतृप्त आत्मा, जिसका आत्मा कभी तृप्त ही ना हो, अतृप्त आत्मा वाले लोग जो है और जो है उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ और अतृप्त आत्मा हो तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और उनका उपयोग करके जो हम मुद्दे हैं उनको समाप्त करने का साजिश है। ये आज ही जब हम लोग निरंकुश पंचायत व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग जेल में जाते थे, हमारे कई नेता वक्तव्य निकलता था, फलाना नीति देखी, हाँ मैं पंचायत वही समर्थन करते वक्तव्यबाजी करता था। कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े नेता लोग गए, सूर्य बहादुर गए, तुलसी गिरी गए, रुद्रगिरी गए, बहुत सारे लोग गए। कम्युनिस्ट पार्टी से भी बहुत प्रश्न करते हैं, कांग्रेस से पटनायक चौधरी महासचिव वो भी गए, कम्युनिस्ट पार्टी से कमल राज रेग्मी, जीपी अधिकारी, राय माझी, बहुत हंसी वाले नेता वक्तव्य देते हुए पार्टी छोड़ते हुए राजा के शरण में जाते थे, पंचायत में जाते थे। लेकिन क्या जो लोकतंत्र की लड़ाई रही, कांग्रेस कम्युनिस्ट खत्म हो गया,
और निर्दलीय व्यवस्था टीका, जिसमें कांग्रेस कम्युनिस्टों को तोड़ फोड़ करके अपना सत्ता को, सियासत को बचाना चाहा, वो व्यवस्था भी गई और वो शासक भी गया और राजतंत्र का भी खात्मा हो। इसलिए दो चार ठो लोभी, पापी, लालची, जिनका न कोई जनता में आधार हो न दायित्व हो, ऐसे लोगों को इकट्ठे करके कोई कहेगा हमने रण जीत लिया, तो मधेश में संभव नहीं है, वो असंभव ही है। तीसरा है कि बड़ी बात है कि तो महाधिवेशन हो ही रहा है। अब आपको 28, 29, 30 गते ही महाधिवेशन हो रही है। महाधिवेशन में एक चीज हुआ कि हम लोग का पार्टी का आधार मधेश है और आज मधेश से 1 लाख से भी ज्यादा पार्टी के क्रियाशील सदस्य हैं, तो पार्टी की शक्ति हुई। इससे भयभीत होने की क्या जरूरत? इससे भयभीत होकर के महाधिवेशन में फेस करने का साहस न होने के चलते ही भाग करके जो मिलता है वही लेने चल के किया गया है। उनकी राजनीतिक कारण ही नहीं। यहां से भाग के तोड़फोड़ करके गए हैं। आपको याद होगा कि वो लोग उधर से तोड़फोड़ करके ही यहाँ आए थे, उधर से तोड़फोड़ करके यहाँ आए, यहाँ से तोड़फोड़ के वहां गए, पता नहीं वहां भी कहाँ जाएगा। उसी में से एक ग्रुप कहता हम लोग पार्टी तो थोड़ी बना सकते हैं, एक तो वैधानिकता खड़ा करेंगे और किसी पार्टी के साथ चले जाएंगे, जो स्वार्थ पूरा करेगा चले जाएंगे। एक कहता है माओवादी में जाएंगे, उसी में से एक ग्रुप कहता है ये हिमालय में जाएंगे। अपना तो पार्टी चलाने का दम है नहीं। तो ये केवल राजनीतिक रूप से व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा पूर्ति करने के लिए अवसरवादी और ये अतृप्त आत्माओं का हताश मानसिकता का उपज, जो किसी ने कह दिया और पार्टी तोड़ दिया। ऐसे लोगों से क्या देश बनेगा, क्या जनता को मुक्ति मिलेगा? इस तरह के लोग कभी दुनिया में किसी को मुक्ति दिलाया ही नहीं और किसी संघर्ष का नेतृत्व कर भी नहीं सकता है। हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं, कहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि कूड़ा करकट बहा के चला गया और स्वच्छ हुई और गति के साथ आगे बढ़े। जो लोगों ने पार्टी को धोखा दिया, देश को धोखा दिया, मधेश को धोखा दिया, उनका कोई भविष्य कल भी नहीं हुआ इस तरह से करने वाले। और इन लोगों का तो कोई भविष्य है ही नहीं, कोई भविष्य नहीं होगा, केवल दूसरे के चाकरी और तारफदारी करने के अलावा। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी ने कल का मधेश आंदोलन मधेसी जन अधिकार फोरम के जग पे खड़ा हुआ एक क्रांतिकारी पार्टी है, एक सिद्धांत, विचार और आदर्श को लेकर चलने वाली पार्टी है। आज ये पार्टी जो आप यहाँ देख रहे हैं, शहीदों को प्रतिमा, इन शहीदों के मार्ग दिखाए हुए मार्ग पे चलने वाली पार्टी कभी अविचलित नहीं होगी, निरंतर मुक्ति के यात्रा पर चलते रहे। और हमारा लड़ाई सड़क में भी होगा, संसद में भी होगा, सरकार में रहेंगे तो वहां भी लड़ाई ही होगा। यानी हम संघर्ष के मार्ग से आगे बढ़ेंगे। संघर्ष का स्वरूप और समय होगा और संघर्ष में कई मोड़ हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोग पीछे छूट भी गए यह संघर्ष के दौर में आगे बढ़ते हुए। कुछ इस बार भी भटक गए हैं, इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं। जो गंदगी थी वो चले गए। स्वस्थ होने स्वस्थ जीवन के लिए शरीर के विकार को निकालना पड़ता है और वो विकार खुद ही
निकल गया। इसलिए कुछ साथी लोग उत्साह हो गए। हाँ, कुछ दिन के लिए हमारी संख्या कम ऐसी हुई होगी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो भी बाहर जाते हो, जब घर में ताला लगा के घर वाले बाहर निकल जाए तब घुस करके सामान चुरा के भागे, ऐसे लोगों को नेता नहीं कहा जाता। ये लोग असल नहीं हो, असल सामाजिक लोग ही नहीं हो सकता। और अब महाधिवेशन पार्टी की होगी और एक नई शक्ति के रूप में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आ गया। हाँ, अब जरूरी है कि हमारे अंदर भी कमी कमजोरियां हो सकती है। हम लोगों ने भी गलती किया होगा, उसकी समीक्षा करेंगे, उसको समीक्षा करके कहाँ अच्छा बात काम हुआ उसको आगे बढ़ाएं, जहां कमी कमजोरी रही है उसको सुधारते हुए और मजबूती के साथ आगे बढ़े। और ये आगे बढ़ेगी कदम को कोई रोक नहीं सकता।